चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि एटम क्या होता है, एटम को डिफाइन किया था। एटम का जो मीनिंग है वो क्या है, इंडिविजिबल। बट क्या एटम सच में इंडिविजिबल है? ये क्वेश्चंस अराइज हुए इन कुछ डिस्कवरीज के बाद। 1886 में गोल्डस्टीन ने एक नई टाइप की रेडिएशन डिस्कवर की जिसको हम बोलते हैं कैनाल रेज। तो ये रेडिएशंस क्या थी? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे जिनकी वजह से डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं हम पी पॉजिटिव से। इसका मास 1 यूनिट लेते हैं और इसका चार्ज +1 लेते हैं। फिर इसके बाद जे थॉमसन ने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया जिसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन। इसका सिंबल है E-। इस पे चार्ज -1 होता है और ये लाइटर होता है 2000 टाइम्स प्रोटॉन से। अब इन डिस्कवरीज की वजह से एटम क्या नहीं रहा, इंडिविजिबल नहीं रहा। फिर 1932 में जेम्स चैडविक ने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया जिसका नाम था न्यूट्रॉन। इसके ऊपर चार्ज था 0 और मास इसका ऑलमोस्ट इक्वल था प्रोटॉन के। फिर सबसे पहले जो एटम का मॉडल दिया वो जे थॉमसन ने दिया, तो इसको हम बोलते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसमें थॉमसन ने कंपेयर किया एटम को एक क्रिसमस पडिंग के स्ट्रक्चर से, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्राई फ्रूट्स हैं पडिंग के अंदर, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है पडिंग का वो पॉजिटिव चार्ज है। तो इसने एक स्फीयर शेप की पडिंग इमेजिन की। इसका कंपैरिजन हम वाटरमेलन से भी कर सकते हैं। जैसे सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो रेड एडिबल पार्ट है वो है पॉजिटिव पार्ट एटम का। तो उसने क्या बोला कि एक एटम है उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से जो एटम है वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता। इसके बाद आया रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसने क्या किया, थॉमसन के मॉडल को गलत प्रूव किया। तो वो कैसे किया था, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड की एक थिन फिल्म ली। कितनी थिन थी वो? 1000 एटम थिक थी वो, विद द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं हीलियम एटम का। तो ये उसके ऊपर फॉल करवाए गोल्ड फिल्म के ऊपर। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, ज़्यादातर पार्टिकल फॉयल के अंदर से सीधे निकल गए, फिर कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और 12000 में से एक पार्टिकल रिबाउंड कर गया, मतलब 180 डिग्री पे वापस मुड़ गया। तो कंक्लूजन क्या मिला उसको कि ज़्यादातर जो स्पेस एटम के अंदर वो एम्प्टी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स सीधे चले गए थे। जो थोड़े से पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे, इससे पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और जो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थी जो 180 डिग्री पे बैंड हो गई थी, इससे पता चलता है कि जो पॉजिटिव चार्ज और मास है वो एक कंसंट्रेटेड है बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में। तो बहुत ही छोटी जगह में एटम का सारा मास और चार्ज कंसंट्रेटेड है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इस डेटा के बेस पे उसने न्यूक्लियस का साइज एस्टिमेट किया जो कि 1 लाख टाइम्स लेस था एटम के साइज से। इसका मतलब है कि अगर हम न्यूक्लियस का साइज़ 1 मीटर कंसीडर करें तो एटम का साइज़ हो जाएगा हमारे पास 100 किलोमीटर। तो इतना डिफरेंस होता है एटम के साइज़ में और उसके न्यूक्लियस के साइज़ में। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था उसकी। तो इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स पास किए गोल्ड एटम्स के थ्रू, तो ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में चले गए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल से, और जो बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स है वो रिबाउंड करके 180 डिग्री पे। फीचर्स क्या हैं फिर रदरफोर्ड मॉडल के? जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है उसने उसको नाम दिया न्यूक्लियस, और सारा मास न्यूक्लियस के अंदर ही है ऑलमोस्ट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, तो सर्कल्स में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। ड्रॉबैक क्या रहा कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसके ऊपर लगती है एक्सेलरेशन, क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन होती है वो होती है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और एक सर्कल में डायरेक्शन हर टाइम चेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट होता है। अगर एक्सेलरेशन हो रही है तो क्या होगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, उसमें से फोटॉन्स निकलेंगे। अगर एनर्जी रेडिएट होगी, एनर्जी कम होगी, तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अब न्यूक्लियस में गिरने की वजह से क्या हो जाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। बट जो हम आसपास मैटर देखते हैं वो सारा स्टेबल है।
तो इसका मतलब जो रदरफोर्ड का मॉडल है उसमें कुछ ना कुछ गलत है। तो वो गलत क्या था, वो स्टेबलाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मैटर स्टेबल कैसे है। फिर रदरफोर्ड के बाद बोर ने मॉडल ऑफ एटम दिया। इसके अकॉर्डिंग ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। तो इसने स्पेशल टाइप्स की ऑर्बिट बताई कि ये कुछ ऑर्बिट्स हैं यही अलाउड होती हैं कि इन ही पाथ्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। वाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते टाइम इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। दीज ऑर्बिट्स और सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। तो इन जो ऑर्बिट्स हैं या सेल्स हैं इनको इसने क्या नाम दिया, एनर्जी लेवल्स। इनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम या तो लेटर से, जैसे फर्स्ट सेल के, फिर एल एम एन, या फिर एन, इसको बोलते प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4। तो सेंटर में होगा न्यूक्लियस, उसके बाद फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसे फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे चलती रहेंगी सेल्स। हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और सेल्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया बोर एंड बरी ने। इनके अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो फॉलो करेगा 2n² रूल को। अब 2n² रूल क्या है, इसमें n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स है। अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करें तो 2 × 1² क्या हो जाएगा 2। तो फर्स्ट सेल में हमारे पास आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही फिर सेकंड सेल में 2 × 2² ये हो जाएगा 8, और फिर 2 × 3² 18, 2 × 4² 32, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट। तो जो सबसे बाहर वाली सेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन ए गिवन सेल अनलेस इनर सेल्स आर फिल्ड। जब तक अंदर वाले सेल नहीं भर जाते तब तक बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स का जो फीलिंग है वो इस टाइप से, सेंटर में न्यूक्लियस और ये हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब जो फर्स्ट सेल उसमें बस 2 आ सकते हैं, 2 फिर ये 1। ऐसे ही बेरिलियम में 2 और 2 4, 2 और 3 5, 2 और 4 6, ऐसे ही फिल होते रहेंगे आगे। और नियोन में 2 और 8 10 हो जाएंगे। फिर उसके बाद 8 के बाद नेक्स्ट क्या, हमारे सेकंड में मैक्सिमम 8 आ सकते थे, तो फिर थर्ड में फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही लास्ट में थर्ड भी कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। ये आर्गन में 2 8 8, तो ये 18 एटॉमिक नंबर है आर्गन का। अब इसके बाद आता है कि वैलेंसी क्या, लास्ट चैप्टर में भी था। वैलेंसी क्या थी, कंबाइनिंग कैपेसिटी थी एटम्स की, कि वो कितने और एटम्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो सबसे बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 हैं, लिथियम में 1 है, बेरिलियम में 2 हैं, इस तरीके से। एलिमेंट्स विद 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल शो लिटिल टू नो केमिकल रिएक्टिविटी। अगर किसी एलिमेंट में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो बहुत कम रिएक्टिविटी या बिल्कुल ही शो नहीं करता रिएक्टिविटी, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए जो इनर्ट या नोबल गैस है हमारी हीलियम, उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 हैं तो 2 ही होते हैं उसमें, तो वो 2 में भी रिएक्टिविटी शो नहीं करती। तो हीलियम के केस में या हीलियम के जो आसपास एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसमें जो ये लिमिट है रिएक्टिव ना होने की, वो क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और जबकि जो बाकी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनमें आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने कंपलसरी हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी वाज दस एक्सप्लेन्ड एज एन अटेम्प्ट टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी को कैसे एक्सप्लेन किया गया कि एक कोशिश करते हैं एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके आने की बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। या तो वो किसी और एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, या दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, डोनेट किए हैं या फिर शेयर किए हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट करने के लिए एटम ने, उसको हम उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर वैलेंसी बोल लेंगे। एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 पे आ जाती है। तो हीलियम हमारी क्या है, इनर्ट या नोबल गैस है जो नॉन रिएक्टिव है, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है जबकि लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऐसे ही सोडियम के जो पास है हमारी नोबल गैस,
वो कौन सी है, नियोन। अब नियोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो नॉन रिएक्टिव है। ऐसे ही अगर सोडियम को उस स्टेज पे जाना है तो इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को 2 और एल्यूमिनियम को 3। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी 8 इलेक्ट्रॉन पे पहुंच जाती है आउटर मोस्ट शेल में। इसके अपोजिट जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इनको अपना 1, 2 और इसको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। इसके बाद है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। ऐसा एटम जिस पे कोई चार्ज नहीं है उसमें देख सकते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन हम किसी भी एटम में देख सकते हैं चाहे इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। तो ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को अगर ऐड कर दें तो वो एटॉमिक मास नंबर होता है। इनके सिंबल्स हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को, ए से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास नंबर को। अगर कोई एलिमेंट एक्स है तो उसको ऐसे लिखेंगे हम, जेड नीचे की तरफ और ए ऊपर की तरफ। तो अगर हम एग्जांपल देखें नाइट्रोजन का तो 7 इसका एटॉमिक नंबर है और 14 एटॉमिक मास नंबर है। फिर इस टेबल में एलिमेंट्स दिए हैं, उनके नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर फर्स्ट सेल में, सेकंड में, थर्ड में उनकी कॉन्फ़िगरेशन दी है और फिर वैलेंसी भी बताई है कि किसकी वैलेंसी कितनी होगी। जैसे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 है, या इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम वाली कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। अब हीलियम को किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉन रिएक्टिव है। इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी है 0। लिथियम की 1 है, बेरिलियम की 2 है, बोरोन की 3, कार्बन की 4। अब कार्बन के बाद क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1 और फिर नियोन की 0। फिर इंक्रीजिंग आएगा, फिर डिक्रीजिंग आएगा। जो फॉस्फोरस है वो 2 वैलेंसी शो करता है, 3 एंड 5। आइसोटोप्स, दीज आर द एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो उनको बोलते हैं हम आइसोटोप्स। एग्जाम्पल है प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, इनमें प्रोटॉन तो एक ही है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है। इसमें 0 न्यूट्रॉन है, इसमें 1 आ जाता है और इसमें 2 न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इसके सिंबल्स टी, डी, इनसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको। अदर सच एग्जाम्पल आर कार्बन, कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, C14 एंड C12। ये यूज़ होता है रेडियो डेटिंग में, जिससे हम जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी एज पता करते हैं कि ये चीज़ कितनी पुरानी है। क्लोरीन के भी 2 हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। फिर इसके बाद आता है एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या है, सम ऑफ परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ईच आइसोटोप। अगर ये आइसोटोप जैसे हमारा 75% मिलता है नेचर में और ये मिलता है 25%, तो हम क्या करेंगे, इनका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कैसे निकाल लेंगे, 75% को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से और 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। जो भी आंसर आएंगे इनके उनको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो मिलेगा वो इनका एवरेज एटॉमिक मास होगा। एप्लीकेशंस क्या हैं फिर आइसोटोप्स की, यूरेनियम का एक आइसोटोप यूज़ होता है न्यूक्लियर फ्यूल में, कौन सा वो, यूरेनियम 235। ऐसे ही कैंसर की ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60। फिर आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर क्या होता है, गले में एक बीमारी होती है जिसमें जो थायराइड का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आयोडीन 131 यूज़ करते हैं इसमें। फिर सोडियम 24 यूज़ होता है ब्लड सर्कुलेशन स्टडीज़ में और आर्टरीज या वेन्स में ब्लॉकेज पता करने के लिए। इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है पाइप्स में लीक्स डिटेक्ट करने के लिए। इसके बाद हैं आइसोबार्स। अब ये एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट के बट इनका मास नंबर होगा सेम। एग्जाम्पल है कैल्शियम और आर्गन, दोनों का मास नंबर कितना होता है, 40। आइसोटोन भी डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्रीटियम, इसमें भी 2 न्यूट्रॉन हैं और हीलियम में भी 2 न्यूट्रॉन हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अब ये आयंस या एटम्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। एग्जाम्पल नियोन, सोडियम पॉजिटिव, फ्लोरीन नेगेटिव। अब पॉजिटिव का मतलब है इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया और F नेगेटिव का मतलब है फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 10, 10, 10 है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो का मतलब होता है सेम। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, एटॉमिक नंबर
रिप्रेजेंट्स विच ऑफ फॉलोइंग, तो किसको रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, तो इसमें ये ठीक आंसर है। एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, दे कैन ओनली बी विजुअलाइज्ड विद डैश माइक्रोस्कोप, तो एटम्स बहुत स्मॉल होते हैं तो इनके लिए हमें एक स्पेशल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है विजुअलाइज करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियस में जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियस में हमारे पास प्रेजेंट है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड प्रोटियम, तो प्रोटियम बोलते हैं फर्स्ट को जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इन रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट विच पार्टिकल्स फॉर यूज, तो इसमें यूज हुए थे अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, मतलब 2 प्रोटॉन प्लस में 2 न्यूट्रॉन, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका मास नंबर 4 U होता है। विच एलिमेंट एमिट्स अल्फा पार्टिकल दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, तो किस एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल एमिट हुए थे, ये वो था हमारे पास पोलोनियम। द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, द एटम हैज़ डैश, क्या है एटम के पास, ए डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, तो ये पता चला था हमें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स प्लम पडिंग मॉडल, द एटम इज लाइक, एटम किसकी तरह है, अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर विद एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स। इन बोर्स मॉडल, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट न्यूक्लियस इन डेफिनेट सेल्स और ऑर्बिट्स। विच प्रिंसिपल डिटरमाइंस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिट्स, तो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ये कौन सा प्रिंसिपल बताता है हमें, अब्बो प्रिंसिपल। नेक्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इन द, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में होते हैं हमारे पास, आउटर मोस्ट सेल में। एन अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल में क्या होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज और उसका मास कितना होता है, 4 यूनिट। इफ़ एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11 है एंड मास नंबर इज 23, तो एटम के पास क्या है, अब एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता चलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर से क्या पता चलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर क्या है, 11 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और 12 हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 17 फर्स्ट सेल में कितने आएंगे, मैक्सिमम 2, नेक्स्ट में 8, 2 + 8 10 और फिर 7 बच के, और वो 7 किस में आ जाएंगे, आउटर मोस्ट सेल में, तो 2 8 7 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एटम्स आर आइसोबार्स इफ़ दे हैव सेम, अब एटम्स को हम क्या बोलेंगे, आइसोबार, अगर उनके पास क्या है, मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, अगर उनका मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो हम उसको बोलेंगे आइसोबार्स। आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, तो आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। मास नंबर इक्वल्स, मास नंबर में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ, तो कौन सा लॉ एक्सप्लेन नहीं करती डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, वो है रेडियो एक्टिविटी। रदरफोर्ड्स मॉडल शो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट लाइक, तो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन किस तरीके से घूमते हैं न्यूक्लियस के राउंड, सोलर सिस्टम की तरह। विच ऑफ फॉलोइंग सिस्टम आर करेक्ट फॉर रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ये। द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू एटम, ये भी ठीक है। मोस्ट ऑफ एटम स्पेस इज एम्प्टी, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो इसमें चारों ही हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट है एन आयन M2 पॉजिटिव विद एटॉमिक नंबर 12, तो हमारे पास कोई आयन है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर 12 उसका एटॉमिक नंबर है और उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 12 - 2 10। व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये सी चार्ज की यूनिट है, इसको कूलम बोलते हैं। इन द नोटेशन के 1939 द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो हमने इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रोटॉन
माइनस कर देंगे मास नंबर में से, तो 39 माइनस 19 कितना हो जाएगा 20। विच आइसोटोप यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर, तो इसमें है P32, फॉस्फोरस 32 को यूज़ करते हैं ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट में। विच आइसोटोप इज़ यूज्ड इन ट्रीटिंग कैंसर जनरली, ये स्पेशल केस था ब्लड कैंसर का, यूजुअली हम कौन सा यूज़ करते हैं कोबाल्ट 60। विच सब एटोमिक पार्टिकल्स डिटरमाइन द एटोमिक मास, एटोमिक मास को कौन डिफाइन करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। KLMN रेफर टू, ये होती हैं सेल्स या ऑर्बिट इन बोर्स मॉडल। एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने। विच मॉडल एक्सप्लेन्स स्टेबल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएशन, तो ये किसने बोला था, बोर्स मॉडल ने। आज के लिए इतना ही था। अगर एटम के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।